Hello students, welcome to Super Grades. My name is Abhishek Pandey, your teacher for upcoming CUET examination. So आज मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वन शॉट रिवीजन वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं और इसके बाद फिर हमारा जो सेशन है उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है ये इसलिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड उनको शॉर्ट पॉइंट्स में जो है वो यहाँ पर समझ सकें। मतलब जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। इस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये वन शॉट रिवीजन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो होगा ये आपका हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीवीटी एग्जामिनेशन के लिए, जिसका टाइटल है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको आपके चैप्टर में जितनी भी अलग अलग तरीके की हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं उन सभी हेडिंग्स को गो थ्रू करूंगा और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको यहाँ पर मार्क कर दूंगा कि इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर कुछ रिक्वायर्ड यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आपको बतानी होगी तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन होने वाला है। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको पता होगा तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जो है इस वीडियो के उसका आंसर जरूर करिएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता रहे। क्योंकि अगर आपको वो चीज पता है और आपके थ्रू अगर वो बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है तो डेफिनेटली वो चीज भी उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं अलग से आपको बताऊं तो अगर आप चाहो तो आप उसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आप अपने सीयूटी 2023 एग्जामिनेशन प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मैंने आपको बता दिया है आपकी हिस्ट्री की जो फर्स्ट वाली बुक है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाया गया है। अब उसमें जो पहला वाला चैप्टर है इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो इंफॉर्मेशन जो चैप्टर का टाइटल दिया गया है दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, आपका जो सीवीटी का सिलेबस है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है, लेकिन जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाई गई हैं वही सब चीजें आपके सीवीटी एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पर क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर आर्टिफैक्ट मतलब क्या है। आर्टिफैक्ट का मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यूज में जो हम चीजें यहाँ पर उपयोग में लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्टिफैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशन है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे डिस्टिंक्ट आपको देखने को मिलेगी। और उसके पीछे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, ये आपको हड़प्पन सील यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये रहा हड़प्पन सील, आप देख सकते हैं हड़प्पन सील के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो शेप है वो कैसा है, वो स्क्वायर शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें एनिमल मोटिव्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जो भी यहाँ पर सील्स आपको देखने को मिल रही हैं इनको अगर आप देखोगे तो एक बात आपको ये समझ में आएगी कि सब में एनिमल्स जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा, हड़प्पन सील्स में एक पर्टिकुलर जो एनिमल है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काउ, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखी हुई है ना। ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेटिकल नहीं है। ये स्क्रिप्ट कैसी देखने को मिलती है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो आपको देखने को मिलती है। तो पिक्टोग्राफिक जो टर्म है वो भी आपको याद रखना है। और इस पर्टिकुलर सील को बनाने के लिए जिस पर्टिकुलर स्टोन का यहाँ पर यूज किया गया है वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको हम स्टीएटाइट के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्या है कि एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है, वो ये है कि सर जैसे मान लीजिए कि हमने हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए स्टीएटाइट का यहाँ पर यूज किया है, तो स्टीएटाइट क्या एक सॉफ्ट स्टोन होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि स्टीएटाइट से जो भी बीड्स वगैरह होते थे ना, जिससे ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर बनाई जाती थी, वो भी यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं नोट करके आपको लिखवा रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वेट्स यहाँ पर होते थे, है ना, जो अलग अलग तरीके के वेट सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, उसको बनाने के लिए एक स्टोन यहाँ पर यूज होता था जिसको क्या बोलते थे, चट। कई लोगों को ये लगता है कि सील जो है वो स्टीएटाइट से बनी हुई है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वेट्स होंगे वो भी स्टीएटाइट से बने होंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा
यहाँ पर क्या है कि ये वेट्स जो है ये चर्ट से यहाँ पर बने हैं, और जो हड़प्पन सील्स आपको देखने को मिलेगी ये स्टीएटाइट है। अब इसमें जो ये स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है, ये जो स्क्रिप्ट है वो याद रखना है आपको, राइट से लेफ्ट में जो है वो यहाँ पर लिखी जाती थी, है ना, राइट से लेकर लेफ्ट। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट में लिखते हैं। यहाँ पर जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये राइट से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पर लिखी जाती थी, और इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। डिसाइफर करना मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सील के थ्रू, है ना, या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू जो भी वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होते थे, वो यहाँ पर कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पर बताना चाहते थे या लिखना चाहते थे, वो सब चीजें हमको यहाँ पर नहीं पता चली हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और उन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में यहाँ पर पता चलती है। तो अगर आपसे ये सारे के सारे जो मैंने डिटेल्स यहाँ पर शेयर करी है ना, अगर इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब अगली चीज अगर आप देखेंगे तो इसमें हम कल्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, है ना, तो हम उनको ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो हड़प्पन कल्चर से यहाँ पर बिलोंग करती है, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो वैदिक कल्चर से यहाँ पर बिलोंग करती है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको यहाँ पर किसी कल्चर के साथ जो है वो यहाँ पर एसोसिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग कर रही है या इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को बिलोंग कर रही है ना, तो इसके लिए आपको ना तीन चीजें जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस भी तरीके का ऑब्जेक्ट्स को बनाने में पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना, उसमें जो भी खूबियां आपको देखने को मिल रही है वो किसी और दूसरे सिविलाइजेशन में आपको देखने को ना मिले। तो सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे अगर आप सील्स को देखोगे, बीट्स को देखोगे, वेट को यहाँ पर देखोगे, फिर उसके बाद जो ब्रिक्स वगैरह होते हैं, है ना, जो बेक्ड ब्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाल कलर की ईंटें होती है ना उसको हम बेक्ड ब्रिक्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिली हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहां पर ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिली हैं। मतलब इसी पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर ये सारी चीजें लोकेटेड थी, इन्हीं सब चीजों को हमने यहाँ से जो है वो फाउंड किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि उनका एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करूं, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ एक्सटेंट बताओ, जो साउथ वाला एक्सटेंट है वो यहाँ पर बताइए कि साउथ में कहाँ तक था, है ना, फिर उसके बाद वेस्ट में कहाँ तक था, ईस्ट में कहाँ तक था। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में आपको जम्मू कश्मीर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलेगा। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान तक इसका एग्जेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है, और ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये आपको यूपी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जैसे महाराष्ट्र में दैमाबाद आपको एक जगह देखने को मिलेगी, है ना, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह देखने को मिलेगी, शौर्तुगई वगैरह आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद यूपी में भी आलमगीरपुर वगैरह जो है ये सब यूपी में लोकेटेड है। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये जो एक्सटेंट है वो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से है, तो ये सारे के सारे स्टेट्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। और फिर यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी चीज को किसी कल्चर के साथ यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि उनका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, है ना। टाइम पीरियड कोई सा भी हो सकता है। हड़प्पन कल्चर के केस में अगर आप देखोगे तो 2600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा तक का जो टाइम पीरियड है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताओ। तो अब अगर हम देखेंगे तो हड़प्पन कल्चर जो है वो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। मतलब वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स मिल रही हैं वो एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका ज्योग्राफिकल एरिया आपको यहाँ पर कन्फाइंड देखने को मिलेगा, और उसका एक टाइम पीरियड है। और इसीलिए यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मिलने वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम किन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, हड़प्पन कल्चर के साथ इनको एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, साथ ही साथ आपसे ये बन सकता है कि भाई किसी चीज को अगर हम कल्चर के साथ यहाँ पर एसोसिएट करेंगे, है ना, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल एरिया कन्फाइंड होना चाहिए, और उसका एक टाइम पीरियड आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हड़प्पन जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हड़प्पन कल्चर के साथ यहाँ पर एसोसिएट करते हैं।
अब यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की चीजें बताई गई हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये हड़प्पन सील्स हैं जो स्टीएटाइट स्टोन से बनी है, या आप बीट्स देख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम यहाँ पर आता था, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये वेट सिस्टम जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो ये वेट होते थे ना, इनका अगर आप शेप देखोगे तो ये क्यूबिकल शेप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ब्रिक्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ब्रिक्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो इनका एक पर्टिकुलर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में जो एक कॉम्बिनेशन होते थे वो भी यहाँ पर फिक्स होते थे, और पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसी तरीके की जो ब्रिक्स है वो आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ये टाइम पीरियड जो है वो स्केल यहाँ पर बनाई, है ना। और हम क्या करते हैं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पीरियड को हमने इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं मेच्योर हड़प्पन कल्चर, है ना। मेच्योर हड़प्पन कल्चर मतलब जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको मैक्सिमम स्केल पर देखने को मिलती है, मतलब उससे हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चलती है। तो ये क्या हो गया, ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मैच्योर फेस है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे, उससे पहले भी एक सिविलाइजेशन यहाँ पर होता था जिसको हम अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, और इसके बाद जो है वो लेटर सिविलाइजेशन है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा तक का जो टाइम पीरियड है ये आपको देखने को मिलता है। और अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, उसी से सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर चीजें जो हैं वो बहुत इवॉल्व स्टेज में आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी यहाँ पर सिविलाइजेशन देखने को मिल रहा था वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो चीजें आपको बड़े स्केल पर डेवलप होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। और फिर यहाँ पर क्या है कि लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो चीजें यहाँ पर खत्म हो गई हैं, है ना, या फिर उसको लोगों ने अबेंडन कर दिया है, लोग छोड़कर चले गए हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम एक चीज यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहां पर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था, है ना, जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका अगर हम टाइम पीरियड यहाँ पर देखेंगे, उसका लोकेशन अगर हम देखेंगे, स्पेशली लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जगह पर ही आपको ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा अगर आप इसको फोटो वगैरह के माध्यम से बता देते तो हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता। तो चलिए एक काम करते हैं, एक मैप देखते हैं, ठीक है। ये है मैप, है ना। यहाँ पर ये बुक में आपके मैप दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि चार इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बात करी गई है। एक तो आमरी नाल के बारे में बात करी गई है, डैम सादा, कोटदिजी और सिसवाल, है ना, ये लोकेशंस हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, या जो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है ये क्या है, ये इंडस रिवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये वाला जो लोकेशन है इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपको गुजरात देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर हम इस चीज को देखें तो हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि ये जो पूरे की पूरी लोकेशंस हैं ये किसकी लोकेशंस हैं, अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन है। अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन मतलब मैच्योर फेज से पहले वाला जो सेटलमेंट था, जो सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता था वो कहां पर था, ये इन सारी लोकेशंस पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम पीरियड पर हम सभी को पता है कि जो मैच्योर हड़प्पन फेस है वो कहां पर है, वो इंडस रिवर उसके आसपास है, गुजरात में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे ये बात जो है वो यहाँ पर प्रूव होती है कि अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट जहां पर था उसी जगह पर अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो मैच्योर हड़प्पन यहाँ पर सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं। पहली बात ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको क्या करो, जैसे ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहां पर आपको ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ना ये चारों नाम दे देंगे और आपसे ये बोलेंगे कि ये जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या ऑक्यूपेशन है इनको वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में जो है आप यहाँ पर क्या करो, इनको अरेंज करो, या फिर ईस्ट से वेस्ट में जो है इसको अरेंज करो। दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, आपको केवल एक याद रखना है और फिर दोबारा जो वाली जो चीज होगी उसको आप आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। या फिर आपसे ये बोल देंगे तीन इसका आंसर दे देंगे, है ना, मतलब तीन ये जो नेम यहाँ पर लिखे हुए ये दे देंगे और एक दे दिया हड़प्पा। अब आपसे बोलेंगे कि ऑड वन आउट करो, है ना, तो ऑड वन आउट कैसे करोगे कि तीन ये जो है ये अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट है और हड़प्पा जो है वो एक मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है, तो इस तरीके से आप ऑड वन आउट कर सकते हो। अब देखो ये सारे के सारे जो नाम है ना इनको पढ़ना समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पर होता है,
तो इसको किसी ट्रिक से हम यहाँ पर याद करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इनका लोकेशन जो है वो यहाँ पर अरेंज करेंगे, तो हम क्या लिख लेते हैं कि पहले देखो आता है ए, इंग्लिश का जो लेटर्स होते हैं उसमें सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद क्या आता है, के आता है, और उसके बाद एस आता है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल ही जाएगा है ना कि भाई ए डी के एस। अब इसी तरीके के नाम भी आएंगे, आमरी हो गया, डेमसादात, कोट दीदी, सिसवाल। तो पहले ए आता है, फिर डी आता है, फिर के आता है, फिर एस आता है। तो जब भी आपको वेस्ट से ईस्ट बोलेंगे तो आप इस तरीके से अरेंज कर दो, और अगर ईस्ट से वेस्ट बोलेंगे तो आप इस तरीके से अरेंज कर देना, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में, है ना। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों का जीवन यहाँ पर किस तरीके से चलता था, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है, ये इनकी डाइटरी हैबिट्स जो है इनके बारे में ध्यान रखना है। अब जो डाइटरी हैबिट्स हैं इनको यहाँ पर कैसे पता चला है, खाने पीने की जो चीजें हैं इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर चार्ड ग्रेन्स जो है इनका यहाँ पर यूज किया है। चार्ड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे उस टाइम पीरियड पर फायर वगैरह भी जो है वो यहाँ पर थी अवेलेबल, है ना। तो कुछ अनाज वगैरह होते हैं जो जल गए होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बीज वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उनकी मदद से यहाँ पर क्या है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इनकी डाइटरी हैबिट्स को पता करने की कोशिश करी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो यहाँ पर क्या खाते पीते थे। अब इसमें ना आपको दो लोग देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेंगे आर्कियो बॉटनिस्ट और एक होंगे आर्कियो जियोलॉजिस्ट। तो बॉटनी क्या होता है, बॉटनी में प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं, जियोलॉजी में क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि जो भी यहाँ पर ये ग्रेन्स वगैरह थे, है ना, जो भी यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह हैं, इनके बारे में जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है ना, उनको हमने किस तरीके से पता किया है। तो आर्कियो बॉटनिस्ट के थ्रू हमने उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है इनके बारे में पता किया, और आर्कियो जियोलॉजिस्ट जो है उससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर कौन कौन से एनिमल्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आर्कियो बॉटनिस्ट ने जो एंशियंट प्लांट रिमेन्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर स्टडी किया, और इससे यहाँ पर क्या है कि हमको ये पता चलता है कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर रहे होंगे वो यहाँ पर क्या रहे होंगे और किस तरीके की चीजें वो लोग यहाँ पर खाते थे। आपको चार्ड ग्रेन्स और सीड्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्कियो बॉटनिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उनके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में हमको कैसे डिटेल यहाँ पर पता चलती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन जो साइट्स हैं उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो ग्रेन्स हैं जिनके बारे में हमको पता चला। तो आप ये व्हीट देख सकते हैं, है ना, फिर बार्ले यहाँ पर है, लेंटिल्स हो गए, लेंटिल्स मतलब दाल, चिकपीस मतलब हो गया आपका क्या, चिकपीस मतलब हो गया काबुली चने, सीसम मतलब अलसी, ये सारी चीजें हैं। फिर अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मिलेट्स, मिलेट्स मतलब क्या होता है कि जो ये ज्वार बाजरा वगैरह होते हैं ना, जो थोड़ा बड़े दाने वाले जो यहाँ पर ग्रेन्स होती हैं, तो उनको मिलेट्स बोलते हैं। तो ये गुजरात में आपको देखने को मिले। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो राइस है, राइस के बारे में हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। राइस के बारे में अगर आप डिटेल्स देखोगे तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ये लोथल और रंगपुर जो साइट्स हैं यहाँ पर आपको राइस के एविडेंसेस मिले हैं, और ये दोनों साइट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये गुजरात में यहाँ पर लोकेटेड है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो डाइटरी यहाँ पर हैबिट्स थी वो यहाँ पर क्या थी और किस तरीके की चीजें वो लोग यहाँ पर खाते थे। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आर्कियोजियोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, इन्होंने अलग अलग तरीके की जो बोन्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह की स्टडी करने में स्पेशलाइज यहाँ पर होते हैं, उन्होंने स्टडी करी जो बोन्स वगैरह अवेलेबल है, और उससे उनको यहाँ पर ये पता चला कि इस टाइम पीरियड पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, है ना, जो एनिमल्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर पता चलती है, जैसे कैटल हो गए, शीप हो गया, गोट, बफेलो, पिग वगैरह, ये सब देखने को मिलते हैं। और इससे हमको ये पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है वो यहाँ पर करते थे। डोमेस्टिकेशन मतलब इन पर्टिकुलर जानवरों को जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता था, इनको पालतू बनाकर जो है वो यहाँ पर रखा जाता था। फिर उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स यहाँ पर मिले हैं, जैसे भालू हो गए, डीर, घड़ियाल, है ना, ये सब भी मिले हैं। और फिश वगैरह के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिली है, क्योंकि इनकी बोन्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पर मिलती है। अच्छा, ये एक बात ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर क्या है कि इन लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स थी ना उसमें ये वेज और नॉन वेज, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर खाते थे। मतलब कुछ लोग वेजिटेरियन भी यहाँ पर थे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे, और कुछ लोग दोनों चीजें यहाँ पर यूज करते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमको इनकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में यहाँ पर पता चला है।
काउ वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन काउ की जो इंपॉर्टेंस थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना है, हॉर्स के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसको बोलते हैं सुक्त गंडोर, है ना। सुक्त गंडोर में आप ये मान सकते हैं कि जो यहाँ पर हॉर्सेस हैं इनकी बोन्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन हॉर्स का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स वगैरह का बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज नहीं करते थे, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमको बड़े स्केल पर देखने को नहीं मिले। ऐसा माना जाता है कि ट्रेड वगैरह की प्रैक्टिसेस उस टाइम पीरियड पर होती थी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि कहीं से कोई एक हॉर्स जो है वो यहाँ पर आया हो, है ना, और उसकी बोन्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को नहीं मिलता था। ये हो गए इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में। अब हमको एक बात ये पता चल गया कि एग्रीकल्चर जो है ये लोग यहाँ पर कंडक्ट करते थे, है ना। अलग अलग ग्रेन्स के बारे में हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिली है ना। अलग अलग एनिमल्स के बारे में हमको चीजें यहाँ पर पता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर समझ ली है। लेकिन अब हमको ये समझ में आ गया कि ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये लोग यहाँ पर क्या है कि किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पर यूज करते थे, ये चीज भी हमको यहाँ पर समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सील्स, ठीक है, एंड जो टेराकोटा स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे हमको ये पता चलता है कि बुल जो है वो यहाँ पर नोन था, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें कौन सा पर्टिकुलर एनिमल है, ठीक है, जिसका यहाँ पर क्या है कि सील्स पर और टेराकोटा स्कल्पचर जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बुल्स वगैरह जो है ये आपको देखने को मिले, और इससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पर ये एक्सट्रापोलेट किया है कि इसको हम यहाँ पर प्लोइंग के लिए जो खेती वगैरह करने का काम होता था, खेतों की जुताई वगैरह करना होता था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि इसका यहाँ पर यूज करते थे। ये चीज जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर पता करी है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशियंट पास्ट की चीजें जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी कहलाता है। और उस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो दो यहाँ पर ये पूछा जाएगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके की चीजें, है ना, ये जो हल वगैरह होते हैं ना, ये जो हल वगैरह आपको देखने को मिले हैं, तो इसके जो मॉडल्स हैं वो कहां पर मिले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, ये बुल वाला जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो टेराकोटा मॉडल्स हैं प्लो के, ये कहां पर हैं, तो दो जगह पर हैं। पहली जगह कौन सी है, चोलिस्तान, और दूसरी जगह कौन सी है, बनावली। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो चोलिस्तान लोकेशन है वो कहां पर है, तो चोलिस्तान डेजर्ट एरिया जो पाकिस्तान का है वहां पर है, मतलब कि ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। और बनावली आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो टेराकोटा मॉडल है प्लो के, वो आपको देखने को मिले हैं, और ये दोनों लोकेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं इस तरीके के स्कल्पचर वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, जिससे हमको एनिमल उस टाइम पीरियड पर कैसे एसोसिएटेड होते थे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में, उसके बारे में चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक जो प्लॉट फील्ड है ना, प्लॉट फील्ड का मतलब क्या हुआ कि प्लॉट फील्ड का मतलब सिंपल सा ये हुआ, जुता हुआ खेत, है ना। जो यहाँ पर खेत वगैरह होते थे, जो फील्ड्स वगैरह होती थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जुती हुई है। उसका एक मॉडल जो है वो कहां पर देखने को मिला है, वो कालीबंगन में देखने को मिला है, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कालीबंगन मतलब जैसे वो सुनते हैं ना ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक मतलब काली, बैंगल्स मतलब बंगम, है ना। तो इस तरीके से ये है, क्योंकि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो राजस्थान में लोकेटेड है, ये काली चूड़ियों के लिए यहाँ पर फेमस होता था, और इसलिए इसको कालीबंगम यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्लॉट फील्ड का जो है वो मॉडल यहाँ पर मिला है। चोलिस्तान और बनावली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लो के मॉडल्स है वो देखने को मिले हैं, और यहाँ पर प्लॉट फील्ड का जो मॉडल है वो कालीबंगम राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है कि ये लोग जो खेती यहाँ पर करते थे ना, तो ये क्या करते थे कि पूरे के पूरे, है ना, जो खेत होते थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जैसे आपको यहाँ पर ये समझना है, जैसे मान लीजिए कि ये खेत आपको देखने को मिल रहा है, हमने क्या किया कि इस तरीके से इसका डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब ये जो दो डिवीजन है ना, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फरोज। जो आपको ये टर्म देखने को मिल रहा है ना, ये फरोज जो टर्म है, ये यहाँ पर ये कहलाता था। इसका मतलब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्ट्स में हमने फील्ड्स को डिवाइड किया है ना, तो पहली वाली जो फील्ड है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर अरेंज करते थे, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये खेती होती थी। दूसरी वाली जो फील्ड यहाँ पर होती थी, वो अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पर खेती करते हुए दिखाई देते थे, है ना। अब इसमें एक चीज आपको ये समझना है
कि ये जो फरोज हैं, जो फील्ड्स हैं, इनके बीच में जो एंगल होता था वो कितने डिग्री का होता था? 90 डिग्री। बोलो भाई। ये देखो, ये 90 डिग्री हो गया ना। तो इस तरीके की चीज जो है ये पॉइंट में आपको समझाई गई है। तो फरोज बेसिकली क्या है? अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपकी पहले नंबर की क्रॉप हो सकती है, यहाँ पर एक दूसरे नंबर की क्रॉप हो सकती है। तो इस तरीके से ये लोग एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर किया करते थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मोस्ट हड़प्पन साइट जो है वो कहां पर है? सेमी एरिड एरियाज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ज्यादातर जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, है ना, जो भी हड़प्पन साइट्स हैं उनका लोकेशन अगर आप देखोगे तो वो कहां पर है? वो सेमी एरिड एरियाज में। सेमी एरिड एरियाज में मतलब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। और बारिश अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इरिगेशन वगैरह के लिए भी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर मेंटेन करनी होगी, ठीक है। तो इरिगेशन वगैरह के लिए जो है, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इरिगेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या है कि कैनल्स के, है ना, अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहा है कि जो कैनल्स के एविडेंस है वो कहां पर है? ये आपको शॉर्तुगई में देखने को मिलेंगे। शॉर्तुगई जो लोकेशन है वो कहां पर है? वो अफगानिस्तान में है ना। लेकिन हम लोगों को कैनल्स के एविडेंस जो है ये पंजाब वगैरह में जो है या सिंध वगैरह में देखने को नहीं मिलते। तो कई सारे लोगों का मानना ये है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्यादातर साइट्स हैं वो रिवर के आसपास यहाँ पर होती थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कैनल्स वगैरह जो है उनकी जरूरत नहीं पड़ती होगी। लोग पानी वगैरह स्टोर करके अपने खेतों को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन कई सारे लोगों का मानना यह है कि ये जो सारी की सारी पंजाब में या सिंध में जो कैनल्स वगैरह है ना, ये सिल्टेड हो गई हैं। सिल्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि नदियां बह रही हैं तो वो अपने साथ क्या करती हैं कि अलग अलग तरीके की जो भी यहाँ पर कीचड़ वगैरह है, मिट्टी वगैरह है ना, कंकड़ पत्थर वगैरह है, उनको भी डिपॉजिट करती जाती हैं। तो अब ये आजकल की तो बात है नहीं, ये बहुत पुरानी बात है ना। तो वो जमा होते हुए वो पूरी की पूरी जो कैनल्स है वो यहाँ पर क्या हो गई है? वो डिसअपियर हो गई है, सिल्टेड हो गई है। ऐसा लोग यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि वाटर जो है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं कि वेल से जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। मतलब ये लोग वेल वगैरह यहाँ पर होता था या वाटर रिजर्वायर आपको देखने को मिलता था, उसमें पानी को स्टोर कर लेते थे। अब पानी स्टोर करने के बाद वहां से पानी खींचेंगे और अपने खेतों में और अपनी डेली जो एक्टिविटीज वगैरह होती है उनको यहाँ पर फुलफिल करेंगे। और इसी तरीके का एक जो वाटर रिजर्वायर आपको देखने को मिला है ना, ये वाटर रिजर्वायर कहां पर है? ये धोलावीरा में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रेट बाथ से भी बहुत बड़ा है। ग्रेट बाथ कहां पर है? मोहनजोदारो में, ठीक है। उससे भी बड़ा एक वाटर रिजर्वायर जो है ये आपको कहां पर देखने को मिला? ये धोलावीरा में देखने को मिला है। धोलावीरा जो है वो कहां पर है? ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा धोलावीरा को अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया। इंडिया की पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने डिक्लेयर किया है। हड़प्पा मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, उसको हम इंडिया में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया की पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो धोलावीरा है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। और इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर है ना। तो इसमें ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये चीजें हम यहाँ पर यूज करते थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर के बारे में, है ना। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है वो है टाउन प्लानिंग, है ना। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर करी गई। तो उसी के एग्जाम्पल के रूप में हम मोहनजोदारो के बारे में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, है ना। एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर आपको देखने को मिलता था। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट यहाँ पर सिटी है वो यहाँ पर कौन सी है? वो है आपकी मोहनजोदारो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट साइट बताओ, है ना, तो लार्जेस्ट साइट जो है वो मोहनजोदारो नहीं है। उसको आपको ध्यान रखना है, वो आपको राखी ग्रही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। राखी ग्रही कहां पर है? ये आपको हरियाणा में देखने को मिलती है। अभी कुछ साल पहले इसमें कुछ बहुत सारे नई डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर करी गई है। दो क्वेश्चन बताए हैं। पहली बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मोहनजोदारो है। लार्जेस्ट साइट यहाँ पर कौन सी है? वो राखी गृही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो ये मोहनजोदारो सिटी है इसको हमने क्या किया है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। दो पार्ट्स आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसका ये टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। एक जो पार्ट है वो ये है और एक पार्ट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से मोहनजोदारो सिटी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वन स्मॉलर बट मच हाइयर, है ना। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये स्मॉल है लेकिन हाई पोजीशन पर आपको लोकेटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या बताया मैंने? ये जो पूरी चीज है ये स्मॉल है लेकिन हाई पोजीशन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है।
दूसरा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वन स्मॉलर मच हाइयर देखने को मिलेगा, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सिटीडल। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या है कि जिसका एरिया ज्यादा है लेकिन लोअर पोजीशन पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोअर टाउन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है और हाई पोजीशन पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिटीडल बोलते हैं। जिसका एरिया बहुत, सॉरी, एरिया बहुत कम है, हाइट ज्यादा है, वो सिटीडल हो गया। और जिसका एरिया बहुत ज्यादा है, हाइट कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मोहनजोदारो जो सिटी है उसका डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकेशन जो है वो सिटीडल की हो गई, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको लोअर टाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो प्लानिंग है, कई लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको प्लान किया गया है, क्योंकि पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप चीजें देखोगे तो एक जैसी ब्रिक्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्रिक्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि भाई लेंथ और इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, ठीक है, इसका रेशियो बता दो, है ना। एक क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये 1 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको 4 लिख लिया। मतलब कि जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या है, हाइट का 4 टाइम्स है। दूसरी बात, ब्रेड्थ जो है वो यहाँ पर क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो ये हो गया 2। तो अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो उस टाइम पीरियड पर ब्रिक्स वगैरह यहाँ पर यूज होती थी, उनका जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, 4:2 का 1। ठीक है, समझ गए आप, 1:2 का 4 एंड 4:2 का 1, बस यही याद रखना है। ठीक है, माई नेम इज लखन। तो यहाँ पर क्या हुआ, LBH, है ना, पहले लेंथ फिर ब्रेड्थ और फिर हाइट, और इनका जो रेशियो है वो कितना है, वो है 4:2:1। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको यूज होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोअर टाउन, है ना। अच्छा, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि चाहे सिटेडल हो, है ना, चाहे आपको यहाँ पर सिटेडल देखने को मिले, चाहे लोअर टाउन देखने को मिले, तो सिटेडल भी जो है वो यहाँ पर क्या है कि वॉल्ड है ना। वॉल्ड मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि चारों तरफ से, जैसे ये पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से दीवार यहाँ पर जो है वो बनी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये पूरी की पूरी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये भी वॉल्ड है, और लोअर टाउन अगर आप देखोगे तो लोअर टाउन भी जो है वो आपको वॉल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, है ना। जो भी यहाँ पर बाढ़ वगैरह होती है ना, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अटैक्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, उन सब चीजों की प्रोटेक्शन के लिए दोनों जगह को जो है वो यहाँ पर वॉल्व किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर से ये पूछा जा सकता है कि जो फोर्टिफिकेशन है या जो वॉल्ड एरिया आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सा है, तो दोनों है ना, सिटेडल भी है और लोअर टाउन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लोअर टाउन में जो है यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का मतलब जहां पर ज्यादातर लोग आपको रहते हुए दिखाई देते थे, वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें कोर्टयार्ड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो घर वगैरह होते थे ना, उसमें कोर्टयार्ड, मतलब आप यहाँ पर क्या है कि जैसे घर में एंट्री करोगे ना, तो घर में एंट्री करने के बाद आपको ना एक बड़ा सा बरामदा जैसा जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। मतलब जैसे होता नहीं है कि भाई आप क्या हुए कि आप घर के अंदर गए, ठीक है, आपने घर में एंट्री करी, यहाँ पर आपको बरामदा देखने को मिल रहा है, और इसके आसपास जो रूम्स वगैरह होंगे वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। रूरल एरियाज में अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको एक बात यहाँ पर ये समझ में आएगी कि भाई ये जो सारे के सारे यहाँ पर घर होते हैं ना, इसमें बरामदे देखने को मिलते हैं, और आसपास जो लोकेशंस हैं, है ना, ये लोकेशंस भी आपको देखने को मिल रही है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आप घर में एंट्री करते थे तो आपको एक कोर्टयार्ड यहाँ पर देखने को मिलता था, जिसके अगल बगल में आपको रूम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो कोर्टयार्ड है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी, है ना, जैसे कुकिंग हो गए, विविंग हो गए, है ना। तो जब ये हॉट और ड्राई वेदर वगैरह होता था तो लोग इकट्ठा होकर वहीं पर अपना काम वगैरह यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आपको समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा, ये चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में जरूर यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट दीज हाउसेज इज अपरेंट कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, है ना। जो प्राइवेसी आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए लोग यहाँ पर कंसर्न थे, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो मैटर करती हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि लाइक सामने वाले को पता चल जाए कि हमारे घर में क्या हो रहा है ना। तो प्राइवेसी का जो है वो यहाँ पर ध्यान दिया जाता था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है
कि आप ये मान सकते हैं कि देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स, है ना, मतलब कि जो दीवार वगैरह होती थी ना, घर वगैरह होते थे, उसमें कोई विंडोज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती थी। दूसरी बात, मेन एंट्रेंस से आपको ना डायरेक्ट व्यू जो है वो इंटीरियर या फिर कोर्टयार्ड का नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से, ये घर है ना, ये घर का आपको मेन गेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से क्रॉस हो रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो कोर्टयार्ड है ना, कोर्टयार्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना, कि लोग कोर्टयार्ड में बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना, किस तरीके की बातें चल रही हैं, कौन से काम कर रहे हैं, इसका एक्सेस नहीं होगा। और इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं, हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर होते थे उसमें प्रिवेसी का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद इनके खुद के अपने बाथरूम्स वगैरह होते थे, जो ब्रिक्स वगैरह से यहाँ पर बने होते थे। अब देखो एक चीज आपको ये समझना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले यहाँ पर क्या किया गया, पहले जो है वो यहाँ पर ड्रेन्स बनाए, मतलब पहले आप ये कह सकते हैं कि रोड्स यहाँ पर बनाई गई, है ना, जैसे मान लीजिए कि रोड्स हैं, ये आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद रोड्स जब यहाँ पर बनी तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर ड्रेन्स बनाई गई, है ना, जैसे ये ड्रेन्स आपको देखने को मिल रही है ना, साइड बाई साइड जो है वो ड्रेन्स है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री में रोड्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, और एक पूरा का पूरा जो ग्रिड पैटर्न है ना, स्क्वायर ग्रिड जो है, ये ग्रिड पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब इस ग्रिड पैटर्न पर ही क्या होगा कि जो भी अलग अलग तरीके के घर वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अब इन घर के जो यहाँ पर एंट्रेंस होते थे ना, वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, ये हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे, ताकि इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी घर वगैरह यहाँ पर बने हैं, पहले रोड्स बनाई गई, रोड्स बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर क्या किया गया कि ड्रेन्स को जो है वो यहाँ पर बनाया गया, ड्रेन्स के बाद यहाँ पर घर वगैरह बनाए गए। अब घर वगैरह की जो भी ड्रेन्स होती थी उसको मेन ड्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता था। बाथरूम वगैरह से जो पानी यहाँ पर निकल रहा है उसको भी ड्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे, और बाहर जो है एक ड्रेन यहाँ पर होगी, उससे वो कनेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो वो जो पानी है ना, उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है उनको सेपरेट किया जाए, और सेपरेट करने के बाद फिर जो बचा हुआ पानी है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बोला गया है कि ब्रिक्स के साथ इसको कवर वगैरह भी करते थे, है ना, कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन थ्रू द वॉल, है ना। फिर उससे क्या होता था कि यहाँ पर जो मेन स्ट्रीट वाली ड्रेन है उससे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर वो मेन ड्रेन में जाकर आपको कनेक्टेड देखने को मिलती है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ हाउसेस में अगर आप देखोगे तो स्टेयर केसेस है। स्टेयर केसेस मतलब जो सीढ़ियां वगैरह होती हैं, कि भाई सेकंड स्टोरी वगैरह पे या छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, तो लोग सीढ़ियों से चढ़कर जो है वो ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। कई सारे हाउसेस ऐसे होते थे जिसमें उनके खुद के वेल होते थे, है ना, कुएं आपको देखने को मिलेंगे। हिस्टोरियंस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेल्स अगर हम मोहनजोदारो में देखेंगे तो करीब 700 हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर बन सकता है कि मोहनजोदारो में टोटल नंबर ऑफ वेल्स जो आपको देखने को मिले हैं उनका नंबर कितना है, तो करीब 700 जो नंबर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इतने सारे वेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लोग यहाँ पर क्या करते थे, शेयरिंग वगैरह भी करते थे, और कई सारे लोगों के घर में ही यहाँ पर वेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जो भी इनकी ड्रेन्स वगैरह होती थी ना, उसको यहाँ पर एकदम जो ब्रिक्स वगैरह है उनके साथ अलाइन करके बनाया जाता था, है ना। बीच बीच में जो है होल्स यहाँ पर होते थे, ताकि क्लीनिंग वगैरह का भी ध्यान दिया जाए। और जो भी ड्रेन्स हैं वो कवर्ड होती थी। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत हाइजीन वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देते थे, ताकि बीमारियां वगैरह यहाँ पर ना फैलती हुई दिखाई दें। अब हम बात करेंगे सिटेडल के बारे में। सिटेडल मतलब जिसका एरिया आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर लोकेशन थोड़ा सा हाइट पर आपको लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या है कि सिटेडल का जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके से समझ में आता है कि इसको स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते थे। मतलब यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की फाइंडिंग्स आपको देखने को मिली है, उनको अगर आप देखोगे तो उनसे आपको ये पता चलेगा कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वेयर हाउस, है ना। वेयर हाउस मतलब क्या होता है, वेयर हाउस मतलब ग्रीनरी, है ना। ग्रीनरी मतलब जहां पर अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ये ग्रीनरीज का ही आपको फोटो यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो वेयर हाउस होते थे उनको ग्रेनरीज हम यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। इसका पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उस टाइम पीरियड पर, है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड था, उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, तो लोगों को स्टोर करना भी पड़ेगा। तो वेयर हाउस या ग्रेनरीज जो है वो आपको देखने को मिलती थी। क्वेश्चन ये बनता है कि मोहनजोदारो का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो कई लोग इसमें ग्रेट बात मार्क कर देते हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा जो वेयर हाउस है, मोहनजोदारो का जो वेयर हाउस है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बिगेस्ट स्ट्रक्चर जो मोहनजोदारो का है। ठीक है,
और मोहनजोदारो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक, ठीक है, बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, और 6 जो ग्रेनरीज हैं, है ना, जो ग्रेनरीज आपको 6 ग्रेनरीज देखने को मिलेंगी, वो कहाँ पर है, हड़प्पा नदी के हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसमें देखने को मिलेगा। और वैसे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है ना, और मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर के किनारे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इट वाज अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, है ना, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जो लोअर वाला पार्ट इसका है वो केवल बचा था, और उसी से हमको इस तरीके के जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर पता चलते हुए दिखाई दिए हैं। फिर यहाँ पर ये ग्रेट बात है, आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का ग्रेट बात आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि इसका शेप क्या है ना, तो इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर टैंक वाला जो है वो शेप आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि कॉरिडोर जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे अगर आप फोटो देखोगे ना तो इसके चारों तरफ जो है ये आपको कॉरिडोर जो है वो देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद नॉर्थ और साउथ में जो है वो आप स्टेप करने के लिए, ठीक है, जैसे यहां से आप नीचे की तरफ उतरोगे और ना, और इसी तरीके से साउथ से भी नीचे उतर सकते हो। इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई है ताकि ग्रेट बाथ में आपकी एंट्री यहाँ पर हो सके। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको वाटर टाइट बनाने के लिए, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि इसको वाटर टाइट बनाने के लिए, ताकि जो पानी वगैरह है वो यहाँ पर लीक ना हो, है ना, उसको बनाने के लिए हमने किसका यूज किया है, मोर्टार ऑफ जिप्सम जो है इसका यहाँ पर यूज किया है ना, मतलब मोर्टार ऑफ जिप्सम जो है इसका यूज करके हमने इसको वाटर टाइट बनाया है, ताकि पानी वगैरह का जो लीकेज है उसको यहाँ पर हम इंश्योर कर सके, मतलब वो चीज यहाँ पर हो ना पाए, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हो गया, चारों साइड में जो है वो कॉरिडोर्स हैं, मोर्टार ऑफ जिप्सम का हमने यहाँ पर यूज किया है, और नॉर्थ और साउथ से जो है वो स्टेयरकेस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप यहाँ पर डायरेक्टली ग्रेट बाथ में अपनी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये दो रीजंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये चीज जो है ये रिचुअल बाथ के लिए ग्रेट बाथ यहाँ पर यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पर गंगा जी वगैरह का स्नान होता है ना, वो रिचुअल बात है, उसी तरीके से यहाँ पर ये दो रीजंस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। इन दो रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा ग्रेट बाथ यहाँ पर होता था, ये रिचुअल बात के लिए हम इसको यहाँ पर यूज करते थे। पहली बात यहाँ पर क्या है कि यूनिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इतना बड़ा ग्रेट बाथ जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये सिटेडल में लोकेटेड था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके साथ सिटेडल में यहाँ पर लोकेटेड, जैसे ग्रेनरीज वगैरह हो गए, है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीज थी जो सिटेडल में यहाँ पर लोकेटेड है। इतना बड़ा बनाया गया है, इतना यूनिक बनाया गया है, और सिटेडल में लोकेशन होने की वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब स्पेशल पर्पस में रिचुअल बात के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये बताइए कि ये रिचुअल बात के लिए यहाँ पर यूज होता था, ठीक है, इसको जस्टिफाई करने वाले क्या क्या स्टेटमेंट है या रीजन है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, तभी आपको ये चीजें जो है वो यहाँ पर पता चलेंगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे। अब हम यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि क्या, मतलब यहाँ पर कुछ सोशल डिफरेंसेस वगैरह थे क्या, है ना, कुछ लोग जो है वो हायर क्लास के थे, कुछ लोग लोअर क्लास के थे। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब कि सभी लोग जो हैं ये आपको इक्वल यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, वो स्टेटस के बारे में कैसे पता करेंगे, जो ग्रेव्स हैं, है ना, ग्रेव्स मतलब उस टाइम पीरियड पर जो डेड बॉडीज वगैरह होती थी उनको यहाँ पर कैसे दफनाया जाता था, तो उसके बेसिस पे जो है वो चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे कई सारी जो है वो यहाँ पर ग्रेव्स आपको देखने को मिलेंगी, जो पिट्स बनाए गए हैं, है ना, उसमें ये ईंट वगैरह से काम है ना, बहुत ही फाइन तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और कई जगह पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल है, कई जगह पर यहाँ पर क्या है कि दो दो डेड बॉडीज को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया है। कई जगह पर आपको पॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कई जगह पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा पॉट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, है ना, कई जगह पर ऑर्नामेंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर जो सोसाइटी है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कई सारे लोग थे जिनका स्टेटस बहुत हाई रहा होगा, तो उनकी जो यहाँ पर पिट्स वगैरह ग्रेस वगैरह देखने को मिलेंगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, है ना, बहुत बड़ी देखने को मिलेंगी। उसमें जो यहाँ पर फाइंडिंग्स मिली है अगर आप देखोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलती है ना। तो ये सब आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई जगह पर ये पॉटरी है ना, कई जगह पर ऑर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लोग क्या करते थे कि मतलब लाइफ आफ्टर डेथ जो है उस पर बिलीव यहाँ पर था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये लोग क्या करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ
जो है इस पे यहाँ पर बिलीव करते थे, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, है ना, इसको, ये जो ग्रेव्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर जो है ये लोग अप्लाई करते थे, सो दैट, है ना, यहाँ पर क्या हो पाए कि जो भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी जो है, ये मैन या फिर वुमेन, दोनों जो बरियल्स यहाँ पर होते थे या ब्यूरल होते थे, वहां पर आपको ज्वेलरीज भी देखने को मिलेंगी, है ना। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि डेड बॉडीज के साथ जो है वो कॉपर मिरर्स यहाँ पर होते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में ना, वहां पर कॉपर की जगह आयरन कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है वो कैसे बनेगा, कॉपर के साथ जब हम टिन को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीशियस थिंग्स हैं, है ना, जो थोड़ा सा महंगी चीजें यहाँ पर होती थी, तो हड़प्पन इस बात पर बिलीव नहीं करते थे कि उन डेड बॉडीज के साथ हम प्रीशियस थिंग्स को जो है वो यहाँ पर बरी करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है। कई जगह पर आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, ज्वेलरी देखने को मिलेंगी, पॉटरी वगैरह देखने को मिलेंगी, कॉपर मिरर्स भी देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल हम यहाँ पर ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो यहाँ पर प्रीशियस थिंग्स को यहाँ पर डेड बॉडीज के साथ यहाँ पर बरी नहीं करते थे, ठीक है। आप ये फोटोज वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इन फोटोज वगैरह की मदद से जो है हम इस पर्टिकुलर एविडेंस पे यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा जो सोशल डिफरेंस है ना, पहली तो हम डेड बॉडीज या जो उनका ब्यूरल सिस्टम था उससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करके भी जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर पता कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफैक्ट्स, मतलब वो जो चीजें होती है जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर यूज करते हैं उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स को भी हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला एक हो गया यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया लग्जरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो सभी जगह पर है ना, जैसे बीड्स यहाँ पर हो गए, है ना, या फिर आप पॉटरी वगैरह देख सकते हो, सील्स वगैरह देख सकते हो, ये सब यूटिलिटेरियन वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इनको सभी लोग यहाँ पर यूज करते थे। फिर एक लग्जरी ऑब्जेक्ट्स हैं। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि रेयर ऑब्जेक्ट्स और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, मतलब ये सभी लोगों के पास नहीं होगी, है ना। जैसे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड वगैरह हो गया, इसके बारे में लोगों को यहाँ पर पता था, है ना। आयरन के बारे में नहीं पता था लेकिन गोल्ड के बारे में यहाँ पर पता था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ये सब कॉस्टली है, तो ये सभी लोगों के पास नहीं था। तो हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह में अगर आप देखोगे तो गोल्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे हमको एक बात ये समझ में आती है कि सोसाइटी जो है वो इक्वल नहीं है। जो इन सब चीजों का एक्सेस कर पाएंगे उनका स्टेटस थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पर क्या है कि जो लग्जरी ऑब्जेक्ट्स है उनका एक्सेस नहीं कर पाते थे, उनका स्टेटस नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोशल डिफरेंसेस जो उस टाइम पीरियड पर थे उनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यूटिलिटेरियन और लग्जरी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो लग्जरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर मिली हैं, ये मोहनजोदारो हड़प्पा वगैरह में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और गोल्ड जो है वो भी रेयर था, है ना, मतलब ये प्रीशियस आपको माना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके सामने लिखा है कि गोल्ड ज्वेलरी जो है ये होर्ड में यहाँ पर मिला है। होर्ड मतलब क्या होता है, होर्डिंग, है ना। जैसे हम चीजों को क्या करते हैं कि पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी उसको पॉटरी वगैरह में रख के हम जमीन में गाड़ देते थे। तो इस तरीके से जो है ये होर्ड्स वगैरह जो है ये आपको देखने को मिले, मतलब गोल्ड को यहाँ पर क्या है उसकी होर्डिंग देखने को मिली है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्केल पर लोग यहाँ पर इकट्ठा करते थे और उसको गाड़ देते थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो से इस तरीके के एविडेंसेस देखने को मिले। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक यहाँ पर लग्जरी जो ऑब्जेक्ट है इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी लोगों को यहाँ पर एक्सेस इसका नहीं था। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें, ठीक है, मैंने आपको अभी तक यहाँ पर समझाई है ना, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक चीजें ये बताई हैं, है ना, अगर आपको यहाँ पर एक समझ में आ गई है तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, समझ आ गई है, ठीक है, या फिर ऑल क्लियर ऐसे करके एक थम्स अप कर देना। तो उसको देखकर मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपने जो है वो चीजें अभी तक देख ली है ना।
जो यहाँ पर क्या करेगा, जहां तक ये चीजें देखेगा वही कर पाएगा ना कि आपको ऑल क्लियर और एक थम्स अप यहाँ पर करना है। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे ये समझ में आएगा कि जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पीरियड पर, है ना, आधा जो चैप्टर है वो पढ़ाने के बाद मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई आपको समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर थम्स अप करके ऑल क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो अलग अलग तरीके के इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा ये है चनुदारो। चनुदारो जो है एक टाइनी सेटलमेंट है। टाइनी सेटलमेंट का मतलब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये सिटेडल वगैरह, है ना, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं थी, है ना। इसका फोर्टिफिकेशन जो है ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा था ये। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। इनका काम जो था वो केवल कितना था, आर्टिस्ट वाली जो चीजें होती है ना उनके लिए चनुदारो जो है ये फेमस आपको देखने को मिलेगा। चनुदारो जो है ये पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, जैसे बीड मेकिंग हो गया, शेल कटिंग हो गया, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग, है ना, ये सारे काम होते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेंगे कि चनुदारो में कौन सा काम होता था। तो कई सारे लोगों को लगता है कि चनुदारो जो है वो केवल बीड मेकिंग के लिए फेमस था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां पर केवल बीड मेकिंग ही होती थी। वहां पर शेल कटिंग, शेल कटिंग मतलब जो ये आपके जो कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं वहां से जो मोती वगैरह मिलते हैं, शेल वगैरह मिलते हैं, उनकी कटिंग का भी काम होता था। मेटल वर्क वाला भी काम होता था, वेट मेकिंग का भी काम होता था, ठीक है। ये सारे काम जो है ये चनुदारों में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछने को मिलेगा कि जो भी चनुदारो है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो बीड मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ना। अब ये सारे की सारी चीजें जो है ये आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जिसमें यहाँ पर क्या किया गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जो बीड होते थे, है ना, उनको बनाने के लिए, जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो बीड जो है इनको बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग तरीके की जो स्टोन्स है जिनका यहाँ पर यूज किया जाता था। तो इसमें नाम याद रखना है, कार्नेलियन, है ना। सो कार्नेलियन जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर रेड कलर का स्टोन होता था, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं ये है कार्नेलियन। इसका यूज करके रेड कलर की जो बीड्स वगैरह होती थी ना इनको यहाँ पर बनाया जाता था। फिर उसके बाद जेस्पर हो गया, क्रिस्टल जेस्पर आपको ये देखने को मिल रहा है, इस तरीके का जेस्पर है ना। फिर क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और स्टीएटाइट। स्टीएटाइट आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टीएटाइट से हम क्या करते हैं कि जो आपकी हड़प्पन सील्स होती हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है। तो इन सभी चीजों का यूज करके हमने यहाँ पर क्या बनाया है कि जो भी मटेरियल है उससे हम लोग बीड्स वगैरह यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेटल्स वगैरह भी काफी सारी यूज होती थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आयरन का जो है वो यूज नहीं होता था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अदर मटेरियल्स जो यहाँ पर यूज होते थे, शेल, टेराकोटा, है ना, फिर बर्न क्ले वगैरह, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर क्या है कि जो प्रीशियस स्टोन से बनी बीट्स हैं उनका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की जो बीट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। फिर उसके बाद शेप्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के शेप्स हैं, आप इस फोटो में देख लीजिए, है ना। ये सारे के सारे जो हैं ये बीट्स के ही आपको शेप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिस्क शेप हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, बैरल शेप हो गया, सेगमेंटेड हो गया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि कई बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कई सारी बीट्स आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिनमें अलग अलग तरीके की डेकोरेशंस भी यहाँ पर होती थी। कुछ तो नॉर्मल चीजें होती हैं, है ना। और फिर यहाँ पर क्या है कि कई सारों के ऊपर अलग अलग तरीके की जो डेकोरेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के शेप्स हैं बीट्स के, और इस फोटो में मैंने आपको अलग अलग तरीके की शेप्स जो है वो भी यहाँ पर दिखा दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा कि टेक्निक्स जो है ना, बीड मेकिंग की जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होता है कि बीड मेकिंग की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो अलग अलग चीजों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती हैं, है ना, कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, उस मटेरियल के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा आपकी टेक्निक जो है वो देखने को मिलेगी। अब स्टीएटाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई एक ये सॉफ्ट स्टोन आपको देखने को मिलता है ना। सॉफ्ट स्टोन का मतलब क्या हुआ कि इसको आप आसानी से बीड के फॉर्म में जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसकी चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि स्टीएटाइट से हमको क्या करना है कि बीड बनाना है, तो सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता था और उससे एक पेस्ट बना लिया जाता था, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जब उसका पेस्ट यहाँ पर बना लिया गया है तो जिस भी तरीके की आप यहाँ पर बीड बनाना चाहते हो उस तरीके की शेप में उसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे अलग अलग तरीके की शेप्स यहाँ पर बन जाते थे। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि माइक्रोबीट्स, माइक्रोबीट्स मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटी छोटी बीट्स, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेस्ट है ना, उस पेस्ट से आप चीजें बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ही छोटी छोटी माइक्रो जो लेवल पे यहाँ पर आपको बीट्स देखने को मिलेंगी, वो कैसे इन लोगों ने बनाया होगा, हिस्टोरियंस जो है वो आज भी आश्चर्यचकित हैं कि उस टाइम पीरियड पर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी
जिसके बेसिस पे ये लोग इस तरीके का काम यहाँ पर कर पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जो है ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो है ये कोस्टल एरियाज है ना, मतलब कोस्टल एरियाज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है कि समुद्र वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस जो है वो जगह यहाँ पर थी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग बैंगल्स हो गए, लेडल्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें जो है वो नागेश्वर और बालाकोट में यहाँ पर बनाई जाती थी, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते थे, तो यहाँ से दूसरी जगह पर जो है वो ऑब्जेक्ट्स आपको ट्रांसफर यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नागेश्वर और बालाकोट जो है वो यहाँ पर क्यों फेमस थे, ये कोस्टल एरियाज थे और शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ये आपको फेमस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अलग अलग तरीके की सेंटर्स हैं वहां पर अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पर होता था। ठीक है, सही बात है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चलेगा कि ये सारी जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। कुछ तो चीजें होंगी ना, तो वहां पर रॉ मटेरियल है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीजों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, तो रॉ मटेरियल जहां पर मिलेंगे वहां पर ही उस तरीके की प्रोडक्शन जो ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, है ना। प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। तो इसीलिए रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अलग अलग तरीके के टूल्स हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो फिनिश नहीं हो पाती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि रिमेन्स जो है वो उसके अवेलेबल होते हैं। फिर रिजेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट मटेरियल देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर उस टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके के जो काम है वो यहाँ पर हुआ करते रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि क्राफ्ट वर्क का ये सबसे ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर घूमने जाते हैं, है ना, अगर मान लीजिए कि फर्नीचर की शॉप यहाँ पर बंद होती है तो भी हमको समझ में आ जाता है ना बाहर देख कर कि ये फर्नीचर की शॉप होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर रिमेन्स अवेलेबल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, रिजेक्ट्स होते हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जिनकी मदद से हमको चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, है ना। हमने अलग अलग तरीके की चीजें तो यहाँ पर बना ली हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके की जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं इनको लाना पड़ा होगा कहीं से, है ना। कहीं से तो इन चीजों का हम प्रोक्योरमेंट जो है वो यहाँ पर करते होंगे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो भी मटेरियल्स हैं, है ना, उनको क्या करते थे, कई चीजें तो हमको लोकली अवेलेबल होती थी, है ना, और कई चीजें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको नियर बाई एरियाज से जो है वो लेकर आते थे, है ना। क्या बात बताई मैंने आपको कि कई चीजें जो है वो लोकली अवेलेबल हैं और कई चीजें अगर आप देखोगे तो उसको हम नियर बाई एरिया से लेकर आते थे, और कई बार तो हमको बहुत दूर दूर तक जाना होता था। जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक सील है ना। अब इस सील में अगर आप देखोगे तो आप इसको ना एक नाव जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक नाव यहाँ पर बनी हुई है। तो अब नाव का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पीरियड पर नाव वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रही होंगी, है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर जाते थे, है ना, और इसीलिए इस तरीके की चीजें जो है वो आपको सील्स वगैरह में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि भाई कई चीजें तो हम लोकली जो है वो यहाँ पर प्रोक्योर कर लेते थे, लेकिन कई चीजों को बहुत दूर से भी लेकर आना पड़ता था। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट इट कैन वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू लैंड रूट्स, है ना। जैसे इस तरीके के टेराकोटा मॉडल्स हैं। अब इससे हमको एक बात ये समझ में आती है कि जो ये बुल्स वगैरह हैं इनका यूज हम क्यों करते थे, कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आने के लिए, है ना। तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर बताई गई है। Boards inscribed at various seals indicate that it was used along Indus and its tributaries and also along coastal sea routes, है ना। मतलब जो नदियां हैं, नदियों में भी बोट्स वगैरह का जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता था, और जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल रूट्स हैं, उसमें भी बोट्स का यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ना एक लिस्ट यहाँ पर बनवा देता हूँ। पहली बात, कॉपर कहाँ से आता था। कॉपर अगर आप देखोगे तो आपको एक खेतरी माइंस देखने को मिलेंगी, है ना। खेतरी माइंस जो है वो कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओमान। ठीक है, ये हो गया दो जगह। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई बोलेगा कि टिन कहाँ से आता था, तो टिन आता था आपका अफगानिस्तान से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड कहाँ से आता था, साउथ इंडिया से, है ना। जैसे वो कोलार गोल्ड फील्ड्स वगैरह है ना, केजीएफ मूवी, तो ऐसा माना जाता है कि वहां से ये चीजें लेकर आते थे। तो ये बेसिक एक क्रक्स है जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें हैं, है ना। अब जैसे यहां से हम देखेंगे ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना, ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नागेश्वर और बालाकोट जो कोस्टल एरियाज थे, तो यहाँ पर क्या है कि शेल जो है वो अवेलेबल थे। मतलब जो शेल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो समुद्र वगैरह से मिलते हैं,
तो वो शेल ऑब्जेक्ट्स कहां पर थे, नागेश्वर और बालाकोट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्तुगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान इज अनदर एग्जांपल फॉर इट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शॉर्तुगई से, है ना, लापिस लजूली जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके का ये प्रीशियस स्टोन है जिसका नाम क्या है, लापिस लजूली। जैसे मैंने आपको कार्नेलियन के बारे में बताया ना, कार्नेलियन जो है वो किस तरीके का स्टोन है, वो रेड कलर का स्टोन है। लापिस लजूली कहां से आता था, शॉर्तुगई। शॉर्तुगई में कैनल के एविडेंस भी मिले थे। शॉर्तुगई अफगानिस्तान में है। लापिस लजूली ब्लू कलर का स्टोन आपको देखने को मिलेगा और इसकी वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा होती थी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, गुजरात का जो लोथल है, लोथल में आपको एक डॉकयार्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में है और इसमें यहाँ पर देखोगे तो कार्नेलियन, स्टीएटाइट और जो दूसरी मेटल्स वगैरह होती थी उनका यूज होता था। तो आपसे ना क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टीएटाइट है ना, तो स्टीएटाइट आपको देखो गुजरात में भी मिलता था और राजस्थान में भी मिलता था। ठीक है, दोनों जगह पर ये चीजें अवेलेबल थी, स्टीएटाइट और कार्नेलियन वगैरह जो है ये आपको गुजरात के लोथल में देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग तरीके की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोक्योर करते थे, जिससे ओवरऑल हमारा जो दूसरा यहाँ पर क्या होता था, डेवलपमेंट होता था, प्रोडक्शन वाला काम होता था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, खेतरी रीजन, मैंने आपको बताया खेतरी रीजन जो है राजस्थान वाला कॉपर के लिए हो गया। और साउथ साउथ वाला जो रीजन है ना, वहां से क्या आ रहा है, वहां से आपको गोल्ड देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि गणेश्वर जोधपुरा कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहाँ पर है, राजस्थान। राजस्थान में भी अगर आप देखोगे तो जो खेतरी माइंस है जो कॉपर के लिए आज भी फेमस है, तो आप देखोगे तो वहां पर ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है। तो ऐसा माना जाता था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो या मोहनजोदारो या हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर है, ठीक है, और उनका और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का आपस में ट्रेड जो है वो आपको देखने को मिला है। सो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो है वो राजस्थान में है और इसका मतलब ये है कि कई लोग ये मानते हैं कि गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के जो लोग हैं ये हड़प्पन कल्चर के लोगों को कॉपर वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये ओमान, ये एक हड़प्पन जार है जो आपको कहां पर देखने को मिला, ओमान। तो ये जो चीज है ना, ये किसके लिए यहाँ पर यूज होती थी, ये परकोलेशन के लिए यहाँ पर यूज होता था। मतलब इसका एग्जैक्टली ये लोग क्यों यूज करते थे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक पॉटरी है, पॉटरी के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो है ये आपको कलर देखने को मिल रहा है ना। तो परकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड वगैरह हमने इसमें भरा है तो वो बाहर नहीं निकले, है ना। कई बार लीकेज होता है ना, तो उस लीकेज को रोकने के लिए इस तरीके की टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ओमान है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ओमान से हम लोग क्या लेकर आते थे, कॉपर लेकर आते थे। अब आपके मन में ये आएगा कि सर हमको कैसे पता चला कि हम ओमान से कॉपर लेकर आते थे। तो पहली बात, इस तरीके की जार्स जो है वो ओमान में मिले हैं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ओमान का जो कॉपर है ना, इसमें निकिल है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। ओमान के कॉपर में निकिल है। और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉपर है उसमें भी हमने देखा तो उसमें भी हमको निकिल देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ओमानी कॉपर की बदौलत हम लोग क्या करते थे, इस तरीके के जो जार्स हैं ये एक्सचेंज यहाँ पर करते थे। ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये हड़प्पा है, ठीक है, यहाँ पर ये लोथल देखने को मिल रहा है। मैंने ये सुक्त गंडोर बताया था ना आपको, जहां पर क्या था, जहां पर हॉर्स के एविडेंस यहाँ पर मिले थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये मगन है, ठीक है, ये आपको दिलमन देखने को मिलेगा। ये मेसोपोटामिया, मतलब इराक वाला जो सिविलाइजेशन था ना, इसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है, मगन, दिलमन, सुक्तगिंडोर, लोथल और हड़प्पा। ठीक है, अभी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो हड़प्पन सील्स, वेट एंड बीट्स आर आल्सो फाइंड इन द मेसोपोटामिया, है ना। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी सील्स हैं, वेट्स वगैरह है, ये मेसोपोटामिया में देखने को मिलेंगे। मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है। इराक की कैपिटल जो है वो बगदाद आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमको ये समझ में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इनके बीच में आपको लिंकेज यहाँ पर देखने को मिलती है ना। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कांटेक्ट विद रीजन नेम दिलमन, और उसके बाद मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। मेसोपोटामिया यहाँ पर है, तो इनके जो टेक्स्ट हैं, है ना, तो आप ये देखोगे तो ये हो गया आपका दिलमन, ये हो गया आपका मगन और ये हो गया आपका मेलुहा, है ना। मतलब ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को
सी फेयरर्स और मेलुहा जो है वो यहाँ पर कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये हो गया दिलमन। ठीक है, तो दिलमन के बारे में मैंने आपसे ये बात करी है कि ये बहरीन वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया दिलमन। ये मगन हो गया जो ओमान वाला रीजन है ना। अब जो भी यहाँ पर ट्रेड वगैरह होता है ना वो इसी तरीके से होता है, फिर यहाँ से इंडिया वगैरह में आता है। मगन हो गया, दिलमन हो गया। दलमन का किससे रिलेशन है? बहरीन से। बहरीन की कैपिटल जो है वो मनामा है। और मगन जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ओमान में। ये यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इससे हमको ये पता चला है कि इन लोगों से अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर होती थी। अच्छा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मेलुहास जो है ना, मेलुहास मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कार्लिलियन, लापिस लजुली, कॉपर, गोल्ड और वेराइटीज ऑफ वुड है ना, ये सब चीजें जो है वो इनको भेजते थे, है ना। तो यहाँ पर उनकी जो सील है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है, और हमारी जो सील्स हैं वो यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता था। लापिस लजुली का कलर ब्लू कलर, कार्निलियन का कलर रेड कलर, और कॉपर हो गया गोल्ड, और वैराइटीज ऑफ वुड्स वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, बताइए इतनी चीजें जो मैंने आपको अभी तक समझाई हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई? जस्ट गिव मी, ठीक है, थम्स अप वंस अगेन। ठीक है, चलो अब एक बात आपको ये भी समझना है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये समझा, है ना, ये लोकेशन हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो लोकेशंस हैं ये हमने यहाँ पर देखी हैं। अब यहाँ पर रोड से तो जा नहीं सकते हम, है ना। तो यहाँ से हमको ये समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं मगध मेसोपोटामिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो सी रूट जो है वो यहाँ पर फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सी रूट्स के बारे में बात हो रही है, और इसी वजह से मेसोपोटामियन जो है वो मेलुहास को क्या बोलते थे? लैंड ऑफ सी फेयरर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लैंड ऑफ सी फेयरर्स जो है ये मेलुहास को बुलाया जाता था। कौन से लोग बोलते थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर बोलते थे, है ना। और शिप वगैरह, बोट वगैरह की जो चीजें हैं वो सील्स पर दिखने को मिलती हैं। मैंने एक सील आपको दिखाई थी जिसमें बोट यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको ये यहाँ पर कहा जाता है। अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है कि राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये क्या है, इसका जो शेप है ये कैसा है? ये राउंड है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ सील, और ये कहाँ मिली है? ये बहरीन में मिली है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एनिमल मोटिव्स हैं, है ना, फिर उसी तरीके से जो स्क्रिप्ट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। द लोकल दिलमन वेट देयर फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड, मतलब हमारे यहाँ पर जो हड़प्पन स्टैंडर्ड होता था ना वेट सिस्टम वगैरह में, उसी तरीके का दिलमन वाली जो जगह आपको देखने को मिलेगी बहरीन में, है ना, ये है दिलमन। तो यहाँ पर क्या होता था कि इसी तरीके की जो चीज है, हमारा वेट स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर फॉलो होते थे। अभी हम वेट के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्शियन गल्फ यहाँ पर सील है, इसका शेप कैसा है? राउंड शेप है। हड़प्पन कल्चर के साथ इसका एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, और बहरीन में जो है ये आपको देखने को मिली है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सील्स, स्क्रिप्ट और वेट्स में स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या है? आप ये कह सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं, है ना, इसके ऊपर ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? ये इनकी स्क्रिप्ट है जो सील्स के ऊपर आपको देखने को मिलती है ना। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है वो सील्स वगैरह के ऊपर देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि नेम हो या फिर जो भी ऑनर हो उसका टाइटल यहाँ पर लिखा हो, लेकिन क्योंकि हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हम इसके बारे में कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जो मोटिव्स हैं, मोटिव्स मतलब एनिमल मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसका कोई एक मैसेज रहा हो, है ना, लेकिन अभी तक हम इस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए, इसलिए इसका मैसेज वगैरह हम यहाँ पर नहीं पता कर पाएंगे ये क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते थे। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी स्क्रिप्ट में, है ना, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। ठीक है, और लॉन्गेस्ट जो है वो कितने हैं? उसमें 26 साइंस है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर, है ना, ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं जो लिखी हुई हैं, इसमें साइंस बने हुए हैं, है ना, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, और उस पिक्चर के बेसिस पे आपको वो स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें बहुत सारे साइंस हैं,
और एक पर्टिकुलर अगर आप इंस्क्रिप्शन यहाँ पर देखोगे तो उसमें मैक्सिमम कितने साइन है, 26 साइंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यू। वैसे तो 375 से लेकर 400 टोटल साइंस हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन जो एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया है जो सबसे बड़ा है उसमें 26 साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। ये अनडिसाइफर्ड है, इसको डिसाइफर यहाँ पर नहीं किया गया है। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि जो टोटल साइंस है वो 375 से लेकर 400 तक है ना। और इसलिए इसको समझना पढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग्स वर फाउंड, सील्स हो गए, कॉपर टूल्स हो गए, ज्वेलरी, कॉपर टेराकोटा टैबलेट्स वगैरह। तो अलग अलग तरीके की जो भी यहाँ पर सामान वगैरह होते थे, जहां पर भी चीजें जरूरी होती थी लिखना, वहां पर आपको इस तरीके की स्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये है वेट। तो वेट में यहां पर हम देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे कि प्रिसाइज और एक्सचेंज इन बार्टर वर रेगुलेटेड बाय देम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेट वगैरह जो है इनका यूज होता था, है ना। भले वो लोग क्या कर रहे हैं कि सामान को अदला बदली कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप 5 kg दे रहे हो तो मुझे भी तो 5 kg देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते थे, वेट सिस्टम को यहाँ पर फॉलो करते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो वेट होते थे वो किसके बने होते थे, ये यहाँ पर चर्ट के बने होते थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो शेप होता था वो कैसा होता था, ये क्यूब शेप या क्यूबिकल शेप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप के जो है ये देखने को मिल रहे हैं। और इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, जैसे आज के टाइम पीरियड पर जो वेट होते हैं उनके ऊपर मार्किंग होती थी ना, या होती है। तो इनके ऊपर कोई मार्किंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोअर डिनोमिनेशन के जो वेट्स हैं वो बाइनरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो लोअर डिनोमिनेशन वाले वेट्स हैं वो बाइनरी है, मतलब कि 1 2 4 8 16 32 है ना, ये देखने को मिलेंगे। और हाइयर डिनोमिनेशन वाले जो है वो डेसिमल है ना। सिंपल आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि जब हम छोटी क्लास में रहते हैं तो नॉर्मल मैथमेटिक्स रहती है तो बाइनरी वाला हो गया, है ना। लेकिन जब हम हाइयर क्लास में जाते हैं तो डेसिमल वगैरह भी आ जाता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और मुझे लगता है कि यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि लोअर डिनोमिनेशन डेसिमल, हाइयर डिनोमिनेशन बाइनरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोअर डिनोमिनेशन वाले बाइनरी हैं और हाइयर डिनोमिनेशन वाले डेसिमल हैं। और लोअर डिनोमिनेशन वाले जो हैं वो डबल डबल है। देखो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। समझ में आया? तो डबल डबल है, मतलब प्रीवियस वाला जो वेट सिस्टम है ना उसका डबल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉलर वेट्स भी हैं जो ज्वेलरी वगैरह या बीट्स वगैरह को जो है, ठीक है, यहाँ पर वेट करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते थे। और फिर मेटल स्केल पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके के पेन वगैरह जो है ये भी आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि केवल वेट ही हमको देखने को मिला है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मेटल स्केल जो पेन है ये भी हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक स्टोन स्टैचू मिला है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि इतना बड़ा जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन था, है ना, वहां पर अथॉरिटी किसकी थी, कौन लोग हैं जो यहाँ पर रूल करते थे। तो इसके बारे में कोई हमको कॉन्क्रीट एविडेंस यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन हमको एक ये फोटो मिली है, एक ये स्टैचू है। ठीक है, जो किसका स्टैचू है, ये स्टैचू है प्रीस्ट किंग, है ना। प्रीस्ट किंग क्यों, मतलब क्योंकि इनके हाथ में अगर आप देखोगे तो ताबीज है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है टीका वगैरह लगाया है ना, बियर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा इनकी ड्रेस भी आपको अलग तरीके की देखने को मिल रही है ना। तो इसी वजह से इनको प्रीस्ट किंग जो है वो कहा जाता है ना। आपके सीवीटी एग्जामिनेशन में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको याद रखना है ये प्रीस्ट किंग जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड ऑल पीपल एंजॉय इक्वल स्टेटस, है ना। कोई रूलर वगैरह नहीं था, सभी लोग जो है वो यहाँ पर कैसे थे, वो इनका स्टेटस जो है वो इक्वल था, मतलब कि इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो आपको देखने को मिलती थी, है ना। और कई लोगों का मानना यह है कि कोई एक नहीं बहुत सारे रूलर्स यहाँ पर होते थे, मतलब मोहनजोदारो का एक सेपरेट रूलर है, हड़प्पा का अपना एक सेपरेट रूलर है। तो इसमें किसी का कोई अभी कंसेंसस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर बता रहे हैं। अब उसके बाद कई लोगों का मानना यह है कि इट वॉज अ सिंगल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट एविडेंस ऑफ प्लान सेटलमेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिक्स एक्सेट्रा। कई सारे लोगों का मानना है कि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये पूरा का पूरा एक ही स्टेट था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरीके के एविडेंसेस मिले हैं वो बहुत यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब आर्टिफैक्ट्स को देख लीजिए, सेटलमेंट का एविडेंस देख लीजिए, ब्रिक्स वगैरह की यूनिफॉर्मिटी देख लीजिए, तो ये सब चीजें आपको वैसे देखने को मिलेंगी। सो एज ऑफ नाउ लास्ट थ्योरी सीम मोस्ट प्लॉसिबल। ठीक है, बिकॉज इट सीम्स अनलाइकली दैट इंटायर कम्युनिटीज हैड टुगेदर टेकन सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन, है ना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आखिरी वाला जो है वो सबसे
सही लगा होगा। और क्योंकि इतना बड़ा था, सभी लोग एक जैसा डिसीजन जो है वो किस तरीके से लेंगे, कैसे यहाँ पर चीजों को फॉलो करेंगे, ये सब आपको देखने को मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बात करी, हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी अलग अलग तरीके के एविडेंसेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में हमने ये पूरी के पूरे डिस्कशन किए। लेकिन बाद में आप सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो खत्म भी हो गया। तो अब इसमें यहाँ पर क्या है कि जो चेंजेस यहाँ पर हुए, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिक्लाइन आपको देखने को मिला, इसके भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉसिबल रीजंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, है ना, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पर क्या है कि कोई एक रीजन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रीजन यहाँ पर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हुआ, है ना। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि किसी एक ही रीजन की वजह से ये हुआ, तो सब लोगों ने कैसे खत्म हो गए, है ना, सारी की चीजें जो है वो कैसे आपको खत्म होती हुई दिखाई दी, ये भी तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है ना। इसलिए सभी लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि समय के साथ जो है वो चीजें यहाँ पर खत्म हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन हैं। ठीक है, जैसे ये सुप्तगेंडोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मोहनजोदारो है। फिर इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका मोहनजोदारो कोटदीजी चनुदारो, है ना, ये हो गया आपका सुप्तगेंडोर। ये बालाकोट है ना, जहाँ एयर स्ट्राइक करी गई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोकेशन ध्यान रखना है। ठीक है, धोलावीरा यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, राखी ग्रही, है ना। फिर उसके बाद रोपर, रोपर जो है वो कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, पंजाब। ये मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये लोथल आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग लोकेशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन है ना। तो मैंने आपको अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन के बारे में बता ही दिया है, उसको याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैच्योर हड़प्पन जो है उनके नाम हमको यहाँ पर पता ही है। अब इसके अलावा ये लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन है। लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन जैसे हैं रंगपुर हो गया, ठीक है, स्वात हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लेट सिसवाल, झुकर, है ना, ये याद रखना झुकर। वो ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, वो आपसे इस तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो एमसीक्यूज वगैरह जो आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चीजें हमको यहाँ पर पता चली हैं, इनके बारे में जो भी हमने स्टडी करी है, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह की फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पर क्या कहती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं, है ना, उनमें अगर आप देखोगे तो जो भी डिस्कार्डिंग मटेरियल है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है, तो उनके थ्रू हमको चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अगर उस लोकेशन में बहुत टाइम पीरियड से बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो कई सारे डिस्कार्डेड मटेरियल, है ना, या उनका जो सिविलाइजेशन यहाँ पर था उससे रिलेटेड जो यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो हमको यहाँ पर पता चल जाते हैं। सो देन कांस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ द लैंड, है ना, एस्केप रिजल्ट इन बिल्टअप ऑफ ऑक्यूपेशनल डिब्रीज कॉल्ड माउंड, है ना, मतलब डिब्रीज मतलब होता है जो वेस्टेज वगैरह होते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि माउंड यहाँ पर बन जाता है। चीजें इकट्ठा होती जाती हैं, इकट्ठा होती जाती हैं, तो उससे माउंड बन जाता है। ब्रीफ और परमानेंट, ठीक है, अबेंडमेंट ऑफ द प्लेस रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ लैंडस्केप, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है ना, जैसे मान लो कि ये लैंड है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये कुछ अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो यहाँ पर लोग छोड़कर गए हैं। अब इसमें बहुत साल तक कोई नहीं रहा, तो डिब्रीज वगैरह जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। कैसे कि जो मिट्टी वगैरह होती है ना उस तरीके से कवर होती है। अब यहाँ पर कोई रहने आ गया, है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल गए। फिर यहाँ पर इसको छोड़कर लोग चले गए, है ना। तो ऐसे करके जो है ये इस तरीके से माउंट वगैरह बनते रहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मिट्टी वगैरह होती है विंड से, वाटर से, है ना, इनका डिपोजिशन भी यहाँ पर होता है, वेदरिंग और डिपोजिशन। तो डिपोजिशन होगा तो इस तरीके से चीजें, अब मान लीजिए कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर आकर खुदाई करना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से इनको फाइंडिंग होती है। ठीक है, लेयर टू लेयर जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, कि पहले इस लेयर को करो, फिर इस लेयर को करो, इसे, तो ये जो सबसे नीचे वाली है ये ओल्डेस्ट लेयर होती है, और जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये सबसे नई वाली लेयर होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्यूपेशन इज डिटेक्टेड बाय ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल फाउंड इन लेयर्स, है ना, मतलब उस टाइम पीरियड पर जो भी अलग अलग तरीके के, है ना, मटेरियल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है किसके थ्रू, जो भी लेयर्स में मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल है ना, मतलब जो लेयर्स होती हैं उनका भी अपना कलर होता है, टेक्सचर होता है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर आपको स्टेरिक लेयर्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्टेरिक लेयर्स मतलब क्या होता है भाई, स्टेरिक लेयर्स मतलब जिसमें कुछ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये
यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिली। ठीक है, अब ये ऐसा यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर एक ऐसा यहाँ पर हो गया, और फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो खुदाई करना हमने स्टार्ट किया, हमको यहाँ पर कुछ चीजें मिली, यहाँ पर नहीं मिली, तो इनके बीच में ये जो पर्टिकुलर लेयर्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टेरिक लेयर्स। ठीक है, जहां पर अबेंडमेंट हमको देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड पर इस साइट में जो है वो यहाँ पर कोई नहीं रहता था। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरिक लेयर्स। तो ये क्या डिफाइन करते हैं, अबेंडमेंट और डिजर्शन, है ना, कोई नहीं रह रहा, ये चीज आपको बताई गई है। जनरली जो लोवेस्ट लेयर होती है ये ओल्डेस्ट होती है ना, मतलब सबसे नीचे जो लेयर देखने को मिल रही है वो सबसे पुरानी होती है, और सबसे ऊपर वाली जो है वो नई होती है। और इन लेयर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्ट्रेटिग्राफी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटिग्राफी टर्म। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो भी जिस पर्टिकुलर लेयर में यहाँ पर चीजें अवेलेबल हैं, उनके बेसिस पे हम उनको टाइम बाउंड मैनर में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कौन से पर्टिकुलर कल्चर या कौन से पर्टिकुलर साइट को जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल से, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एएसआई, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसके जो फाउंडर थे, है ना, वो कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, और ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इनको ना फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने 1875 में एक रिपोर्ट दी थी हड़प्पन सील, मतलब इनके पास एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्या था कि चांस था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट इनको जाता, लेकिन ये समझ ही नहीं पाए। है ना, इनको ये लग रहा था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिस्ट्री है वो वैदिक कल्चर से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ना, तो बाद में फिर मतलब इनका हार्ड लक था, इनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1875 में हड़प्पन सील के ऊपर जो है एक रिपोर्ट दी थी, और पहले डायरेक्टर जनरल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है इनको कहा जाता है। अब उसके बाद ये दयाराम साहनी जी हैं। दयाराम साहनी जी ने 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की जो है वो यहाँ पर खोज करी थी। ठीक है, हड़प्पा पहली साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर करी गई थी। और इनके साथ कौन थे, एक थे जिनका नाम है एम एस वत्स। राखल दास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज करी थी, मोहनजोदारो की यहाँ पर खोज करी थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदारो जो है वो यहाँ पर इंडस नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इनको चीजें यहाँ पर मिली है ना, तो जॉन मार्शल ने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल जो है वो प्रोफेशनल, आप ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर थे। अनाउंस द वर्ल्ड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। है ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, इसकी डिस्कवरी के बारे में जो है वो किसने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, 1921 में जॉन मार्शल ने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया था। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्कियोलॉजी में जॉन मार्शल, ठीक है, ये है जॉन मार्शल। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, है ना। पहला क्वेश्चन एक ये बन सकता है आपसे पेपर में कि भाई जो पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, जिन्होंने यहाँ पर काम किया था, वो कौन थे, वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर करी थी। अब ये है आर ई एम व्हीलर, 1944 ईयर आपको याद रखना है। आर ई एम व्हीलर जो है वो डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ब्रिगेडियर थे, है ना, ब्रिटिश फोर्सेस में। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, आप ये क्वेश्चन बनेगा कि मिलिट्री प्रिसीजन जो है ना, आर्कियोलॉजी में वो कौन लेकर आए थे, तो एमसीक्यू बनेगा, तो ये है आर ई एम व्हीलर। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना, जो आर ई एम व्हीलर है उन्होंने ये बोला था कि जॉन मार्शल ने जो है वो सही तरीके से यहाँ पर जो एक्सिक्वेशन है वो नहीं किया, स्ट्रेटिग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, जबकि आर ई एम व्हीलर ने ये काम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किया था कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ही रिकॉग्नाइज दैट इट इज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन डिगिंग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। है ना, हमको स्ट्रेटिग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमें अलग अलग तरीके की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पता चलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब पार्टीशन यहाँ पर हो गया, पार्टीशन होने की वजह से कई सारी इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये सब कहाँ चले गए, ये सब पाकिस्तान में चले गए, है ना। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा कुछ एक्सक्वेशन करते हैं। तो कालीबंगम कहाँ पर है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। राखी ग्रही कहाँ पर है, हरियाणा में। धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो है उनको डिस्कवर करी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये साइट्स हमने इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर डिस्कवर करी है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो,
ये जो है ये मदर गॉडेस है, ठीक है। सो मदर गॉडेस का फिगरिन हमको यहाँ पर देखने को मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर जो फीमेल्स की कंडीशन है ये काफी अच्छी रही होगी, ठीक है। ये लॉर्ड पशुपति है ना, इनका भी यहाँ पर सील वगैरह जो है वो आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड पशुपति हॉर्न्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह आपको आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो लॉर्ड पशुपति का सील भी जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद ना ये टाइम पीरियड है ना, कि कौन सा टाइम पीरियड कहाँ पर है ना। जैसे पहले पैलियोलिथिक है ना, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। अब यहाँ पर क्या है कि चाल्कोलिथिक वो टाइम पीरियड होता है जब कॉपर का सबसे पहले यूज किया गया, है ना। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली बात, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पन सील के ऊपर जो है एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1921 में एमएस वर्क्स और दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा का एक्सक्यूशन जो है वो यहाँ पर किया, ठीक है। फिर 1946 में, ठीक है, नहीं 1946 नहीं, ये वाला याद रखना, ठीक है, एस आर राव। 1955 में एस आर राव ने लोथल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये हो गया आपका लोथल, ठीक है। ये कौन हो गए, ये हो गया एस आर राव, और ये कब का है, 1955 का, ठीक है। फिर उसके बाद बीबी लाल जी की डेथ अभी 2022 में हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सो बीबी लाल, बी के थापर ने कालीबंगम, है ना, और उसके बाद एम आर मुगल ने जो भावलपुर है उसको यहाँ पर एक्सिक्यूशन किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1990, ठीक है। 1990 में आर एस बिस्ट, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि धोलावीरा का जो एक्सिक्यूशन है वो यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये हो गए आपके आर एस बिस्ट, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं उन सब चीजों के बारे में मैंने आपके साथ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिस्कशन यहाँ पर किया है। और मुझे लगता है कि सारी चीजें जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना चाहते हैं तो अपना फीडबैक भी जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप सुपर ग्रेड्स के साथ अपनी सीवीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें और कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपकी स्टडी करवाई जाती है, टेस्ट पेपर वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आगे आप कौन से चैप्टर का जो है वो एनालिसिस वीडियो जो है इस तरीके का चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मेंशन करेंगे तो उसको प्रायोरिटी देकर हम उस तरीके के वीडियोस आपको और जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।